पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ केरला को ही क्यों टारगेट किया गया। इंडिया के अंदर लव जिहाद जो वर्ड था वो सबसे पहले केरला के अंदर इन्वेंट हुआ था। लोगों को लगता है कि यूपी के लोगों का बनाया हुआ वर्ड है ये। पीएफआई के एक मेंबर ने क्रिश्चियन टीचर टीजे जोसेफ के हाथ काट दिए। आप सोच के देखिए सिर्फ एक आदमी को भी रेडी करने के लिए कितने हजारों लोगों को रीच किया होगा। पीएफआई का काम था इंडिया के अंदर लोगों को कन्वर्ट करना और प्रो आइसिस बनाना। जबकि एक केस नहीं है, एग्जैक्ट डेटा आपको अभी पता चल जाए। कर्नाटका के चुनाव होने से पहले रिलीज कराने की इतनी जल्दी थी कि चीजों को इग्नोर किया। कपिल सिब्बल जो बहुत ही बड़े लॉयर हैं इंडिया के, पीएफआई उनको हायर करता है, 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्चा करता है और पूरी दुनिया में इसके ऊपर मूवीज बनाई गई हैं। जो केरला स्टोरी में लीड एक्ट्रेस ने रोल प्ले किया है, उसकी स्टोरी में इसी निमिषा की लाइफ की इंसिडेंट ऐड किए गए और रास्ते भर में आईसिस की वीडियो चलाई गई, उस गाड़ी के अंदर ही चलाई गई। 1 करोड़ रुपए लगा के पीएफआई के जो मेंबर थे उनका केस भी लड़ा आईसिस ने। द केरला स्टोरी आपने देखा होगा, इस मूवी को लेके बहुत ही ज्यादा बवाल हो रहा है। एक तबका पूरी जान लगा के समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस मूवी में कुछ भी सच्चाई नहीं है। वहीं दूसरा तबका कह रहा है कि इसमें एक एक बात सच है। और आप देख रहे होंगे कि चाहे राइट विंग हो या फिर लेफ्ट विंग हो, चाहे छोटा नेता हो या फिर बड़ा नेता हो, हर कोई बहुत ज्यादा डेस्परेट है ये समझाने के लिए कि ये जो मूवी है केरला स्टोरी, इसकी कहानी या तो सच्ची है या फिर झूठी है। कहीं पे इसको बैन कर दिया गया है, कहीं पे इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। जिस नेता को जो सूट किया है उसने वो किया है। तो पहली चीज तो यह है कि सच क्या है। दूसरी चीज ये है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को इस मूवी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। तो इस वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो कोई भी चीज इस वीडियो में मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा। हर एक चीज जो एनआईए की चार्जशीट में है, कोर्ट की स्पेशल लीव पिटीशन में है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो मैंने पढ़े हैं और उसमें से ही मैं बोल रहा हूं। एक भी चीज मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा। और एनआईए की चार्जशीट से लेके कोर्ट के ऑर्डर तक सब मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं एक बार आप वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा उसमें से। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि केरला के अंदर ऐसी क्या पॉलिटिक्स चल रही है जिसकी वजह से ये मूवी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। और ये जो पीएफआई है, आईएसआई है, इंडिया के बाकी स्टेट्स के कंपैरेटिवली केरला को ज्यादा क्यों टारगेट करती है। केरला स्टोरी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। फिर वही चेहरे केरला स्टोरी को भी जो बोल रहे हैं कि ये कुछ लोग चाहते हैं कि सच्चाई बाहर ना आए। केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। तो देखिए केरला के अंदर 54.73% हिंदू हैं, 26.56% मुस्लिम्स हैं और 18.38% क्रिश्चियंस हैं। ये डेटा मैंने 2011 के सेंसस से लिया है। केरला के अंदर इतने टाइम से इतने इलेक्शन हुए हैं लेकिन बीजेपी कभी जीत के नहीं आई। वहीं कांग्रेस और सीपीआई जैसी पार्टी का केरला में काफी इंफ्लुएंस रहा है। अभी जब 2019 में पूरे देश में बीजेपी की वेव चल रही थी, उस टाइम पे भी केरला की 20 सीट्स में से 19 कांग्रेस के अलायंस ने जीत ली थी। तो ऑब्वियसली बीजेपी भी चाहता है कि यहाँ पे ज्यादा सीटें जीते। केरला के अंदर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स काफी यूनिटी से रहते आए हैं और क्रिश्चियंस की पार्टी केरला कांग्रेस और मुस्लिम की पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसे IUMLM कहते हैं, और हिंदू वोटर्स के सपोर्ट के साथ कांग्रेस गवर्नमेंट बनाती आई है। केरला का जो लिटरेसी रेट है वो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है। लोग काफी पढ़े लिखे हैं और रिलीजन को लेकर काफी टॉलरेट भी हुआ करते हैं। लेकिन चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मार्क्सिस्ट पार्टी हो, ये जो नंबर है 55% हिंदू, 27% मुस्लिम्स, 18% क्रिश्चियंस, इसके साथ टाइम टू टाइम खेलने का ट्राई करते हैं। लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी हो गई है कि केरला कांग्रेस ने कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी के साथ अलायंस करने का डिसाइड कर लिया है। और अगर हिंदू वोट बैंक भी इन्फ्लुएंस हुआ बीजेपी की तरफ, तो जो बीजेपी का सपना है सरकार बनाने का, वो भी पूरा हो सकता है। अब आप कहोगे क्रिश्चियंस की पार्टी केरला कांग्रेस जो अभी तक कांग्रेस के साथ थी, वो अलग होकर बीजेपी के साथ क्यों चली गई। तो देखिए सारी चीजें एकदम से नहीं हुई, मल्टीपल इवेंट्स हुए जिसकी वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में डिफरेंसेस आए और केरला कांग्रेस ने कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी का साथ पकड़ लिया। देखिए पहले जब क्रिश्चियंस केरला के अंदर रबर प्लांटेशन करते थे, उनके पास ज्यादा पैसा रहता था, वो लोग ज्यादा रिच रहते थे। लेकिन जब आसियान इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो जो रबर के प्राइसेस थे वो गिरे, जिससे क्रिश्चियंस जो थे वो फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम्स मिडिल ईस्ट से कमा के पैसे केरला के अंदर अपनी फैमिली को दे रहे थे, तो उन्होंने केरला में ज्यादा जमीनें खरीदी और धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगे, जिसकी वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आया। ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन उसके बाद 2010 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसमें पीएफआई के एक मेंबर ने क्रिश्चियन टीचर टीजे जोसेफ के हाथ काट दिए। पीएफआई क्या है और ये पूरा इंसिडेंट क्या था वो अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। तो जब हाथ काट दिए गए तो बहुत ज्यादा बवाल हुआ केरला के अंदर। इसके बाद कन्वर्जन वाले जो मुद्दे थे वो भी उठने लगे, क्योंकि कन्वर्जन के केसेस जो थे वो बहुत ज्यादा आने लगे थे। और इसके बाद जो लोकल चर्च थे वहां से भी स्टेटमेंट आने लगे कि मुस्लिम जो है वो कन्वर्जन करा रहे हैं। और ये सारी बातें तो चली रही थी, बात यहाँ पे भी नहीं रुकती है। 2021 में पुलिस चीफ
टीपी सेन कुमार, इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि मुस्लिम का जो लाइव बर्थ रेशियो है वो तेजी से बढ़ रहा है, जिसका मतलब था कि अगर हिंदू 55% है केरला में, क्रिश्चियन 18% है, तो जो 28% मुस्लिम्स हैं वो आने वाले टाइम में इन सबको पीछे छोड़ देंगे। इस एक स्टेटमेंट की वजह से बहुत बड़ा डैमेज हुआ केरला की पीस को, और इसके साथ ही श्रीलंका के अंदर ईस्टर अटैक हुए चर्च के ऊपर। तो इन सारी चीजों की वजह से हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर डिफरेंसेस आने लगे थे। और इस टाइम पे जो ये कन्वर्जन वाला मुद्दा तूल पकड़ रहा था केरला में, इसमें एंट्री मारी बीजेपी ने। बीजेपी केरला के अंदर तो पावर में नहीं थी, लेकिन सेंटर में थी, तो बीजेपी ने ईडी, सीबीआई सारी एजेंसी लेके पीछे पड़ गई केरला के उन एनजीओ के जो बाहर से फॉरेन फंडिंग लेके कन्वर्जन करवा रहे थे। वहीं ऑपोजिशन ने कहा कि बीजेपी वोट बैंक के चक्कर में कम्युनिटी को भड़का रही है, लेकिन इस चीज को क्रिश्चियन और हिंदू के कुछ सेगमेंट ने काफी सपोर्ट भी किया। बेसिकली बीजेपी जो है वो कन्वर्जन के मुद्दे को लेके काफी वोकल रही है। जितना ज्यादा मुद्दा कन्वर्जन का उठता है, लोग बीजेपी को उतना सपोर्ट करते हैं। इसलिए आप नोटिस करोगे ऑपोजिशन कन्वर्जन के मुद्दे की एग्जिस्टेंस को नकारता रहता है, और बीजेपी कहती है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरी पॉलिटिक्स चलती है। केरला स्टोरी जो मूवी है, इसके अंदर भी यही हुआ, शुरू से लेकर आखिरी तक यही चलता रहा कि मूवी सच है या नहीं। लेफ्ट विंग जान लगा के ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो कहानी बताई गई है केरला स्टोरी में, ये एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और राइट विंग ये समझा रहा था कि ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और इसकी वजह से देश तबाह हो जाएगा। तो इस तरीके की जो पॉलिटिक्स है वो केरला के अंदर चलती रहती है। कर्नाटका इलेक्शंस थे तो ये मूवी और लाइमलाइट में आ गई। तो देखिए यही सारी चीजें जब चल रही थी केरला के अंदर, और जब डिफरेंसेस आने लगे कम्युनिटी के बीच में, क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी प्रेशर पड़ने लगा, तो जो केरला कांग्रेस क्रिश्चियन की पार्टी थी उसने कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया। और करंट सिनेरियो ये है कि केरला की पॉलिटिक्स में रिलीजन, लव जिहाद, आईएसआई कनेक्शन, नारकोटिक जिहाद, कन्वर्जन, घर वापसी, ये सारी चीजें आ चुकी हैं। इसलिए एक तबका समझाने में लगा कि केरला स्टोरी झूठी है, और वहीं दूसरा तबका समझाने में लगा कि ये स्टोरी सच्ची है, ताकि वोट बैंक की राजनीति हो सके। कर्नाटका इलेक्शन आने से एक हफ्ते पहले सारी बातों में बहुत तेजी हो गई थी। अभी इलेक्शन खत्म होगा, उसके बाद ये सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। जिस दिन केरला स्टोरी का ट्रेलर आया, उसके बाद केरला हाई कोर्ट में मल्टीपल ग्रुप्स ने केरला स्टोरी को बैन करने के लिए पिटीशन डाली, लेकिन जस्टिस एन नागरेश एंड सोफी थॉमस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। केरला स्टोरी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, लेकिन ट्रेलर के अंदर जिस तरीके से फुटेज यूज हुई और जो 32,000 का नंबर बताया गया, इससे डायरेक्टर की जो इंटेंशन है उस पर डाउट आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि ये नंबर आपने क्यों बोल दिया, तो उन्होंने कहा कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला ओमन शैंडी ने केरला असेंबली में एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें मेंशन था कि 2800 से 3200 लड़कियां कन्वर्ट हुई हैं, और मैंने 10 साल का हिसाब लगा के इसको मल्टीप्लाई कर दिया और उस तरीके से मैंने 32,000 का नंबर ट्रेलर में डाल दिया। लेकिन अगर आप इस तरीके से भी कैलकुलेट करोगे तो वो भी इन्होंने झूठ बोला है। ओमन शैंडी ने जो डेटा दिया था असेंबली के अंदर वो 2006 से 2011 तक का था, तो अगर आप उस हिसाब से भी कैलकुलेट करोगे तो उस हिसाब से भी ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए जो केरला मूवी है ये इंस्पायर्ड बाय है, बेस्ड ऑन नहीं है। इंस्पायर्ड बाय का मतलब होता है कि कुछ फैक्ट्स के साथ नाट्य रूपांतर करके इसको दिखाया जा रहा है, लेकिन जो बेस्ड ऑन होती है वो रियल स्टोरी पे बेस्ड होती है। तो आप इस मूवी को सही और गलत नहीं कर सकते, जहां पे डायरेक्टर फंसेगा वो कुछ ना कुछ बोल के निकल जाएगा। इसलिए मैं मूवी की बजाय एक्चुअल स्टोरी क्या थी वो डिस्कस करूंगा आपसे। तो देखिए केरला के अंदर कन्वर्जन काफी पुराना मुद्दा रहा है, और अलग अलग कम्युनिटी केरला के अंदर इसको लेके एक दूसरे पे ब्लेम भी लगाती रहती है। केरला में ये मुद्दा 20 से 25 साल से चला आ रहा है। जो लोग केरला में रहते हैं, अगर आप उनसे बात करोगे तो इस चीज को एग्री करेंगे। ये जो लव जिहाद वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ये एक्चुअल में केरला में ही इन्वेंट हुआ था, वो अभी बताऊंगा मैं आपको। देखिए ऐसा नहीं है कि केरला में आईएसआई का कोई लिंक नहीं मिला या कन्वर्जन नहीं हुआ, लेकिन अगर इस पे कोई मूवी बना रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेटा इस तरह से दे कि आईएसआई का जो मुद्दा है, जो नेशनल सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, वो भटक के हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन नेताओं ने इसमें घुस के नेशनल सिक्योरिटी का इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा उसको घुमा के हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया। जब भी कोई खालिस्तान का मुद्दा हो या फिर आईसिस का मुद्दा हो, ये सारी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में चाहती हैं कि ये आपस में लड़ें, हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो, क्योंकि इससे इनको फायदा होता है। अब्दुल राशिद अब्दुल्ला ये पीएफआई का मेंबर रहा है, इसने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि जिस स्टेट में प्रो हिंदू गवर्नमेंट आती है या हिंदू मुस्लिम टेंशन होती है तो हमें वहां पे फायदा होता है, जिससे हमारे लिए लोगों को आईसिस में जोड़ना और आसान हो जाता है। लेकिन केरला के अंदर ये जो आईसिस और कन्वर्जन वाला इशू है, इसमें यह भी कहा जाता है कि सिर्फ 3 ही तो केस हैं इतनी बड़ी आबादी में। देखिए एक्चुअल कितने केस हैं वो डेटा हमारी एजेंसीज के पास है और वो पब्लिक है, वो सारा डेटा भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसको कहना कि ये सिर्फ 3 ही केस है, इतना बवाल क्यों किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। एक भी केस अगर है तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर कोई सेल से होगा तो उसको पता होगा कि एक लीड जनरेट करने के लिए कितनी हजारों कॉल करनी पड़ती है। मॉल के अंदर एक क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए सेल्समैन को पूरे दिन भर हजारों लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, तब जाके कार्ड बिकता है उसका। और यहां पे बात हो रही है एक अडल्ट
पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों को कन्वर्ट करके आईसिस ज्वाइन करवाने की। ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी को अगर करोड़ों रुपए भी दोगे तो जाके आईसिस नहीं ज्वाइन करेगा। आप सोच के देखिए, सिर्फ एक आदमी को भी रेडी करने के लिए कितने हजारों लोगों को रीच किया होगा, तब जाके एक फंसा पाए होंगे। कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और वर्किंग मॉडल होगा। सिर्फ एक ही तो केस है, ये कहना बहुत ही गलत बात है, जबकि एक केस नहीं है। एग्जैक्ट डेटा आपको अभी पता चल जाएगा। जो भी कह रहा है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, आप एनआईए की चार्जशीट, स्पेशल पिटीशन लीव, कोर्ट के ऑर्डर, केरला के जो सीएम है उनकी रिपोर्ट्स, उनके बयान, ये सारे मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूं। ये सारी चीजें आप शेयर करिए जो भी ऐसा कह रहा है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। इसको अगर आप हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट करके बातें करोगे ना, तो आपकी बात बहुत हल्की हो जाएगी। तो देखिए, आप डिस्कस करते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ केरला को ही क्यों टारगेट किया गया। देखिए, केरला स्टेट के रिलेशन मिडिल ईस्ट कंट्रीज से बहुत ही पुराने और अच्छे रहे हैं। 3000 बीसी में जो अरब ट्रेडर्स थे वो केरला के थ्रू इंडिया में आए थे, और ये रिश्ता तब से चला आ रहा है। केरला के अंदर हर तीसरा घर आप देखोगे तो उसमें से एक आदमी आपको गल्फ कंट्रीज में काम करता हुआ मिलेगा। तो गल्फ कंट्रीज और केरला का रिलेशन बाकी स्टेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 2014 के सीडीएस सर्वे के हिसाब से सिर्फ मिडिल ईस्ट से ही 71,000 करोड़ रुपए केरला के माइग्रेंट वर्कर ने इंडिया में कमा के भेजे थे। 2016 के केरला माइग्रेशन सर्वे में भी करीब 2.2 मिलियन लोग केरला से बाहर गए थे, और जिसमें से 90% गल्फ कंट्रीज में गए थे। रिलेशन इतने अच्छे हैं कि केरला में जब फ्लड आया था तो गल्फ कंट्रीज मदद तक के लिए आ गई थी। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, आईसिस वगैरह, इसी चीज का फायदा उठा के गल्फ कंट्रीज के थ्रू घुसती है केरला के अंदर। तो बात करते हैं केरला में ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। आईसिस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव है कि वो अपना एक अलग देश बनाएगी जिसमें शरिया फॉलो होगा, और शुरू में आईसिस को इस चीज में कामयाबी भी मिली। आईसिस ने काफी कंट्रीज से लोगों को अपने इस मिशन में जोड़ा भी। आईसिस का मानना है कि जो देश शरिया फॉलो नहीं करता है वो काफिरों का देश है, इसलिए वो देश छोड़ के आप आईसिस के साथ आके मिलो और शरिया फॉलो करो। और सेम यही चीज इन्होंने इंडिया के अंदर भी ट्राई करी, और ये जिस भी कंट्री में जाके लोगों को जोड़ते हैं तो पहले एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन बना के प्रॉपर प्लानिंग के तहत ये लोग देश में घुसते हैं, और सेम चीज इन्होंने इंडिया में भी की। अब देखिए, आईसिस की ब्रूटैलिटी और डिस्ट्रक्शन के आपने काफी इंसिडेंट सुने होंगे, बट 46 इंडियन नर्सेज ऐसी भी थी जो आईसिस के वॉर जोन से बच के वापस भी आ गई थी। 2014 में केरला से 46 नर्सेज इराक में फंस गई थी, जब आसपास आईसिस ने पूरे एरिया को वॉर जोन में कन्वर्ट कर दिया था। तो लगभग 3 हफ्ते से ज्यादा इन नर्सेज ने वहां पे सरवाइव किया था। इनको कैसे इंडिया वापस लाया गया, इसकी हिस्ट्री जानने के लिए कुक्कू एफएम पे अवेलेबल 46 इंडियन रेस्क्यू ऑपरेशन अगेंस्ट आईसिस ऑडियो बुक को आप सुन सकते हो। कुक्कू एफएम इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है विद 15 लाख प्लस एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर। कुक्कू एफएम ने रिसेंटली न्यू कैटेगरी लॉन्च की है, ओरिजिनल्स, जिसको आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं भी सुन सकते हो। अगर आपने मेरा प्रीवियस डिस्काउंट अवेल नहीं किया है तो अभी मेरा कूपन कोड NR50 यूज करें फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ पाने के लिए। मींस 99 सब्सक्रिप्शन इनटू 49 ओनली। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। 1994 में केरला के अंदर इन्होंने नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट बनाया। इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को दिखाया कि ये मुस्लिम्स के राइट्स के लिए लड़ेगी, लेकिन इनका नाम टाइम टू टाइम आईसिस के साथ जुड़ने लगता है। फिर आगे चल के जब इस ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, 2006 में इसका मर्जर हुआ और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI। बेसिकली ये आरएसएस को काउंटर करती थी इंडिया के अंदर, और आरएसएस और PFI के लोगों के बीच में काफी वायलेंस भी हुआ इस टाइम पे। PFI ने धीरे धीरे अपनी पैठ इंडिया में बनाई, अपने अलग अलग विंग्स बनाए, जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI, फीमेल्स के लिए नेशनल वुमेन्स फ्रंट NWF बनाया। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से ये सारी विंग्स बनाई गई। इन्होंने ट्राई किया कि इनकी जितनी भी विंग्स हैं वो केरला के साथ साथ इंडिया के बाकी स्टेट्स में भी फैले। PFI का काम था इंडिया के अंदर लोगों को कन्वर्ट करना और प्रो आईसिस बनाना, और ये चीज मैं अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूं। NIA ने जब PFI के मेंबर यासिन मोहम्मद जईद को पकड़ा तो इसके मोबाइल, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, इन सब की फॉरेंसिक जांच हुई, तो उसमें वीडियोस, PDF फाइल्स, आईसिस के सारे कनेक्शन मिले। जैसे जब आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको वेलकम किट मिलती है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि क्या क्या करना है कंपनी में, वैसे ही कन्वर्ट करने के भी इनके पास पूरी वेलकम किट थी। 2006 में PFI बनता है और अगले 3 साल तक ये लोग ट्राई करते हैं आईसिस की तरफ इन्फ्लुएंस करने के लिए। बेसिकली ये लोग यंग जनरेशन को ही टारगेट करते हैं, और ये सारी चीजें इधर चल रही थी। इसी बीच में केरला के कैथोलिक बिशप काउंसिल ने भी एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट शेयर की जिसमें PFI के ऊपर क्रिश्चियन लोगों को कन्वर्जन करने का आरोप लगाया, जिसमें इन्होंने ये मेंशन किया कि 4500 गर्ल्स को इन्होंने कन्वर्ट किया है। लेकिन PFI का पहला केस कोर्ट में गया था 2009 के लास्ट में, और इस केस में ही पहली बार लव जिहाद का नाम आया था, जिसको जस्टिस KT शंकरन देख रहे थे। इंडिया के अंदर लव जिहाद जो वर्ड था वो सबसे पहले केरला के अंदर इन्वेंट हुआ था। लोगों को लगता है कि यूपी के लोगों का बनाया हुआ वर्ड है ये, जबकि ऐसा नहीं है। 2009 में इस केस के टाइम पे ही पहली बार लव जिहाद और रोमियो जिहाद वर्ड यूज हुआ था। केरला हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको भी आप एक बार पढ़ लेना। उसमें जो स्टोरी है वही मैं अब आगे बता रहा हूं आपको।
केरला स्टोरी में जो लड़कियों की कहानी बताई गई है उससे पहले ये केस हुआ था और ये सबसे पहला और फेमस केस था जो रजिस्टर्ड हुआ था। इस केस के बाद जो केरला स्टोरी मूवी में जो 4 लड़कियों की कहानी थी वो वाला इंसिडेंट हुआ था, वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। तो होता क्या है कि 2009 में 2 लड़के थे, एक 23 साल का शहंशाह और दूसरा 27 साल का सिराजुद्दीन। 2 लड़कियां थी जिनका नाम एज पर कोर्ट ऑर्डर डिस्क्लोज नहीं किया गया। कोर्ट के अंदर इनको हिंदू गर्ल और क्रिश्चियन गर्ल के नाम से बुलाया जाता था। तो इन 2 लड़कियों में से एक जो लड़की थी वो MBA कर रही थी और उसी कॉलेज में उसका एक सीनियर था शहंशाह, जो एक बार कॉलेज से एक्सपेल भी हुआ था और ये दोनों टेलीफोन कॉन्वर्सेशन के थ्रू प्यार में पड़ गए थे। अब आप कहोगे कि एक लड़का लड़की प्यार तो कर सकते हैं, लेकिन इस केस में दिक्कत ये थी कि इसमें PFI भी इन्वॉल्व था। शहंशाह और ये जो लड़की थी जब दोनों रिलेशनशिप में आए तो शहंशाह ने लड़की को हिंदू धर्म की कमियां बताई और उसको इंसिस्ट किया कि वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाए। दोनों फिजिकल रिलेशन भी रखते हैं और ये लड़की को अपने घर भी ले जाता है जहां पे उसकी माँ थी और उसकी माँ भी समझाती है कि उनका धर्म कितना अच्छा है। और 1-2 बार जब वो लड़की घर गई तो उसको प्रेयर वगैरह करना भी सिखाया। फिर कुछ महीने बाद शहंशाह ने उस लड़की को कहा कि अगर वो कन्वर्ट नहीं होती है तो इस रिलेशन को एंड करना पड़ेगा। लड़की इस चीज से काफी परेशान हुई। इस लड़के ने बीच बीच में PFI के लोगों से भी इस लड़की की मीटिंग करवानी शुरू करी। PFI की जो वुमेन विंग थी वो लड़की से बात करने लगी और सेम टाइम पे जो दूसरी लड़की थी जो क्रिश्चियन लड़की थी उसको भी कन्वर्जन के लिए बोला गया। इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी जबरदस्ती नहीं की गई, लेकिन अलग अलग तरीके से PFI की जो वुमेन विंग थी और PFI के जो और लोग थे वो इनको इन्फ्लुएंस करते रहे और ट्राई करते रहे कि खुद से कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद दोनों लड़कियों को टाइम टू टाइम केरला के पुनानी में ले जाया गया। फिर दोनों लड़कियों को PFI के मेंबर ने कन्विंस कर लिया कन्वर्ट करने के लिए और ये कहा कि अपना घर छोड़ के वहीं पुनानी में रहने लगे। फिर 18 जुलाई 2009 को मॉर्निंग में 3 बजे ये लड़कियां अपनी मर्जी से घर छोड़ के इनके पास आ जाती हैं। फिर वहां से दोनों लड़कियों को स्कॉर्पियो गाड़ी में एर्नाकुलम ले जाया गया। जब इनको ले जाया जा रहा था गाड़ी से तो उस गाड़ी में अली और निशाद जो PFI के कोर मेंबर थे वो भी बैठे हुए थे और रास्ते भर में ISIS की वीडियो चलाई गई, उस गाड़ी के अंदर ही चलाई गई। जब ये लड़कियां पहुंचती हैं तो वहां पे PFI की जो वुमेन विंग थी वहां की फीमेल मिलती है उनको और वो इन लड़कियों को घर पे कॉल करके इन्फॉर्म करने को कहती हैं कि इन्होंने अपना कन्वर्जन कर लिया है और ये लड़कियां ऐसा ही करती हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे इन दोनों लड़कियों को ऐसा लगता है कि PFI का जो प्लान है वो इन दोनों प्यार करने वालों को मिलाने का नहीं है, बल्कि इनका एक्चुअल प्लान ये है कि दोनों लड़कियों की शादी बैंगलोर में ले जाके किसी और से करा दी जाए। और जब ये बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती हैं और मानती नहीं है तो 12 अगस्त 2009 को इन लड़कियों की शादी जिनसे प्यार करती थी उनसे करा दी जाती है। इधर लड़की के जो पेरेंट्स थे वो केस फाइल कर देते हैं कोर्ट के अंदर और शहंशाह और इनके साथी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बाद में ये भी पता चलता है कि शहंशाह और इनके बाकी जो PFI के मेंबर थे इन्होंने लड़कियों को स्पेशली समझाया था कि कुछ भी हो जाए PFI का नाम नहीं लेना कोर्ट के अंदर। लेकिन कोर्ट की जब हियरिंग स्टार्ट होती है तो लास्ट में आते आते इन लड़कियों ने PFI का नाम ले लिया था कोर्ट के अंदर। इधर ये केस तो चल रहा था, लेकिन इसके नेक्स्ट ईयर 4 जुलाई 2010 में केरला को सबसे बड़ा झटका लगता है। केरला के अंदर न्यू मैन कॉलेज के एक प्रोफेसर TJ जोसेफ ने मार्च 2010 में एक क्वेश्चन पेपर बनाया बच्चों के लिए। उस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ऐसा बनाया जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद को इंसल्ट किया गया। इस चीज को लेकर केरला के अंदर बहुत ज्यादा बवाल हुआ, इनको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन उसके बाद PFI के लोगों ने मीटिंग की और बाद में प्रोफेसर का हाथ काट दिया। इस इंसिडेंट के बाद केरला में बहुत बवाल हुआ, पुलिस हरकत में आई, कई हिंदू विंग्स भी एक्टिव हो गए, मीडिया में भी PFI का नाम बहुत तेजी से उछला। सेम डे पुलिस PFI के अटैकर्स को पकड़ती है, उनके घर पे छापा मारती है और वहां पे पुलिस को ISI के लिंक मिलते हैं, CDs और वीडियोस मिलती हैं कन्वर्जन के लिए, कई डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं, बारूद, बंदूकें, अल-कायदा की CDs मिलती हैं, 77 बैंक अकाउंट्स जिनका लिंक ISIS से निकलता है। PFI के बारे में जब ये सारी चीजें मिली तो इस चीज को लेके केरला के अंदर कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको क्रिटिसाइज किया और कहा कि इनको जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए। NIA की इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हुई और उसमें जो डॉक्यूमेंट मिले उसमें ये लोगों का प्लान था, PFI के लोगों का, कि 2047 तक ये लोग इंडिया को एक इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे VS अच्युतानंदन। उन्होंने सेम मंथ में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि PFI यंग लड़के लड़कियों को लुभा के कन्वर्जन करा रहा है और अगले 20 साल के अंदर केरला को इस्लामिक देश बनाने की प्लानिंग कर रहा है PFI। यूट्यूब पे अभी भी वो इंटरव्यू पड़ा है। आगे चल के एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ जिसमें PFI की जो वुमेन विंग है उसकी जो हेड थी वो ये कहती हुई पाई गई कि मासिव कन्वर्जन करा चुके हैं ऑलरेडी और आगे और कराएंगे। ये वीडियो भी यूट्यूब पे है। और जब इंडिया के अंदर PFI के ऊपर नकेल कसी जाने लगी तो ISIS की जो वेबसाइट थी उसके ऊपर PFI के सपोर्ट में कई सारे आर्टिकल पब्लिश हुए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी आगे बताऊंगा कि 1 करोड़ रुपए लगा के PFI के जो मेंबर थे उनका केस भी लड़ा ISIS ने। इसके अलावा केरला के अंदर कई हिंदू और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने नारकोटिक जिहाद की भी बात की, लेकिन नारकोटिक जिहाद जो है वो केरला के अंदर नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केरला के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने गवर्नमेंट का डेटा शेयर किया था जिसमें नारकोटिक एक्ट के अंदर 5422 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें से 49.8% हिंदू, 34.47% मुस्लिम्स थे और 15.73% क्रिश्चियन थे। शुरू में अगर आपको याद हो तो मैंने पॉपुलेशन की जो परसेंटेज बताई थी, अगर उससे आप रिलेट करोगे तो ऑलमोस्ट हर कास्ट के बराबर के
केस आए, तो इस डेटा से ये कहा जा सकता है कि नारकोटिक जिहाद का जो केस है वो केरला के अंदर इतना नहीं है। तो देखिए, इसके बाद आता है साल 2016 और यहां से मेन स्टोरी शुरू होती है। इस साल में इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा आईसिस एक्टिविटीज होती हैं। देखिए, केरला स्टोरी जो मूवी है उसके अंदर 4 लड़कियां दिखाई गई हैं, लेकिन इस मूवी में क्या किया गया है कि जो अलग अलग लड़कियों के साथ इंसिडेंट्स हुए थे केरला के अंदर इस पर्टिकुलर टाइम पे, उन सबको उठा के दिखाया गया और इसके साथ साथ इसमें कुछ फ्रिक्शनल इंसिडेंट्स भी ऐड किए गए हैं मिर्च मसाला लगा के। अदा शर्मा ने जो मूवी के अंदर लीड रोल प्ले किया है, अगर मैं रियल स्टोरी की बात करूं तो फातिमा ईसा, जो केरला के अंदर जो फातिमा ईसा वाला इंसिडेंट हुआ था वो इसके काफी करीब है, लेकिन एक्चुअल कहानी फातिमा की भी नहीं दिखाई गई है इस मूवी में। आईसिस का जो रिक्रूटमेंट होता है ये एक ग्लोबल मुद्दा है, पूरी दुनिया इससे परेशान हुई है और पूरी दुनिया में इसके ऊपर मूवीज बनाई गई हैं। नेटफ्लिक्स पे अभी भी आप देखोगे तो कैलिफेट, द स्टेट, हेल ऑन अर्थ, आईसिस, ये सारी मूवीज जो हैं ये इसी मुद्दे पे बनाई गई हैं। किसी भी कंट्री में ये मूवी ना तो बैन हुई है और ना ही इस मूवी की वजह से लोगों ने आपस में लड़ाई करी है, लेकिन केरला स्टोरी के साथ दोनों चीजें हुई हैं। केरला स्टोरी जो मूवी है ये इतने इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दे पे थी, लेकिन डायरेक्टर ने मूवी बना के 32,000 का रैंडम नंबर ऐसे ही दे दिया। बहुत ही गलत चीज है। इस गलती की वजह से पूरे देश के अंदर जो आईसिस रिक्रूटमेंट की अवेयरनेस दी जा सकती थी वो डाइवर्ट होकर 32,000, 35,000 इन नंबर की बहस पे आके रह गई है। पूरी मूवी देखने के बाद भी लोगों को पीएफआई के बारे में नहीं पता, बल्कि मूवी देखने के बाद कई बार ऐसे इंसिडेंट भी हुए जहां पे लड़ाई झगड़े भी हो गए आपस में। कर्नाटका के चुनाव होने से पहले रिलीज कराने की इतनी जल्दी थी कि चीजों को इग्नोर किया गया। केरला मूवी का जो पूरा इशू है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, इसमें 3 चीजें मिक्स की गई हैं। एक, इंडिया से जाके आईसिस ज्वाइन करना, दूसरा कन्वर्जन और तीसरा है फोर्स कन्वर्जन। अब इंडिया के अंदर से आईसिस ज्वाइन करने कितने लोग गए ये तो फिर भी आप ऑफिशियल डेटा के आसपास पहुंच सकते हो, लेकिन कन्वर्जन और फोर्स कन्वर्जन बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी एडल्ट अपनी पसंद के धर्म में जा सकता है। अब कौन सा कन्वर्जन फोर्सफुली किया गया है और कौन सा अपनी मर्जी से किया गया है, इसको पता करना बहुत ही मुश्किल है। जो ब्रेन वॉश्ड है वो तो कहेगा कि वो अपनी मर्जी से कन्वर्ट हुआ है, और जो सच में अपनी मर्जी से कन्वर्ट हुआ है वो कुछ भी कर ले उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। यही रीजन है कि केरला मूवी के ऊपर आप दिन भर बहस कर लीजिए, आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंचोगे। राइट विंग से आप अगर बहस करने जाओगे तो आईसिस रिक्रूटमेंट, कन्वर्जन और फोर्स कन्वर्जन, इन तीनों का डेटा मिला के कुछ ना कुछ आपको प्रूव कर देगा। आप कन्वर्जन के डेटा पे बात करोगे तो आईसिस रिक्रूटमेंट के डेटा को ऐड कर दिया जाता है, आईसिस की बात करोगे तो कन्वर्जन का मुद्दा उठा दिया जाता है। वहीं जो लेफ्ट विंग है वो उस चीज का डेटा दिखा रहा है जो कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता। अब देखिए, जो चीज ऑफिशियली कैलकुलेट ही नहीं की जा सकती उसको आप कैसे कह सकते हो कि एक आदमी था जो फोर्सफुली कन्वर्ट हुआ था या फिर 1000 था। आप कन्वर्जन का रेशियो फिर भी बता सकते हो, आप फोर्स कन्वर्जन कैसे बता सकते हो? मैं एक रियल एग्जांपल से समझाता हूं जो केरला में हुआ। एक इंडियन आर्मी ऑफिसर थे, उनकी बेटी अधीरा थी, वो एक पीएफआई मेंबर सिनाबा के टच में आती है और फिर कन्वर्ट करके शफीन जहां नाम के लड़के से शादी कर लेती है, और इसके बाद अथीरा का नाम जो होता है वो हादिया हो जाता है। अथीरा के जो माँ बाप हैं ये सब देख के वो कोर्ट में जाके केस कर देते हैं कि गलत है, इसने अपनी मर्जी से नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ पीएफआई भी अथीरा के सपोर्ट में आता है। कपिल सिब्बल जो बहुत ही बड़े लॉयर हैं इंडिया के, पीएफआई उनको हायर करता है, 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्चा करता है इस केस के ऊपर। इस केस का पूरा जजमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप एक बार उसको देख लेना, क्योंकि कोर्ट के सामने इमोशंस नहीं चलते हैं। कोर्ट का कहना है कि एक अडल्ट लड़की कह रही है कि वो अपनी पसंद के धर्म में रह के अपनी पसंद के लड़के से शादी कर रही है, इसमें उसको क्यों सजा दी जाए, और यही रीजन था कि ये केस पीएफआई जीत जाता है। तो इस केस से आप आइडिया लगा सकते हो कि कन्वर्जन और फोर्स कन्वर्जन का जो डेटा है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते ऑफिशियली। अगर ये हादिया वाला केस भी आप ले लो तो किसी के लिए फोर्स कन्वर्जन था और किसी के लिए अपनी मर्जी से लिया हुआ फैसला था। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कि एक प्लानिंग की गई थी कन्वर्जन के लिए। जैसे मल्लापुरम के अंदर एनआईए की रेड पड़ी थी और वहां पे डॉक्यूमेंट मिले थे कि कैसे उन्होंने 70 लड़कियों को कन्वर्ट करवाया था। 2016 में पुलिस चीफ को इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट सबमिट हुई, उसमें मेंशन था कि केरला के कोझिकोड और मल्लापुरम में पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने 5793 लोगों को कन्वर्ट किया है, और इतने लोगों को इन्होंने 2012 से 2015 के बीच में कन्वर्ट किया। लेकिन जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी इसमें कहीं पे भी आप देखोगे तो फोर्स्ड कन्वर्जन वर्ड यूज नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट के आने से केरला के अंदर काफी हंगामा हुआ, लेकिन देखिए एक चीज में देखनी होगी, एक हिंदू कन्वर्ट होकर आईसिस ज्वाइन करेगा या फिर एक मुस्लिम बिना कन्वर्ट हुए आईसिस ज्वाइन करेगा, इंडिया को दोनों से बराबर का खतरा। अब इसमें एक चीज और कहते हैं लोग कि एनआईए की चार्जशीट में इतने सारे नाम हैं जो आईसिस को ज्वाइन करने गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा बात 4 लड़कियों की क्यों होती है? देखिए, इन चारों को इंडिया लाने की जो बात है वो अभी भी चल रही है और इनकी जो इंडिविजुअल स्टोरी है वो काफी अलग है, इसलिए इनका नाम ज्यादा आता है। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में बात नहीं होती है। जैसे अगर आपको सारे केसेस देखने होंगे तो 2008 से 2018 तक के जितने भी केसेस हुए हैं, जितने भी इंसिडेंट हुए हैं केरला के अंदर, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ये जो केरला स्टोरी मूवी है इसमें भी 4 लड़कियां दिखाई गई हैं। लोग सोचते हैं कि करंटली जो 4 लड़कियां अफगानिस्तान में हैं उनकी कहानी है। एक फातिमा की कहानी अगर हम छोड़ दें तो बाकी के जो कैरेक्टर हैं उसमें इन्होंने रियल स्टोरी नहीं यूज करी है, कुछ इंसिडेंट पकड़ के उसमें ऐड किए हैं।
रियल लाइफ में ये जो लड़कियां अफगानिस्तान पहुंची थी उनके नाम है सोनिया सेबेस्टियन उर्फ आयशा, निमिशा संपत उर्फ फातिमा, मरीन जेकब उर्फ मरियम और रफेला। 2016 में जब इंडिया से 60 लोग अफगानिस्तान गए थे तो उनमें से ये 4 भी थी। तो कैसे ये लोग वहां पे पहुंची वो भी डिस्कस करते हैं। केरला के अंदर एक कस्बा है कासरगढ़, वहां पे एक क्रिश्चियन लड़की सोनिया सेबेस्टियन रहती थी। इसने MBA कर रखा था और इसी बीच में ये मिलती है अब्दुल्ला अब्दुल राशिद से। ये कंप्यूटर इंजीनियर था और सर्टिफाइड एथिकल हैकर भी था और साथ में ISI से भी मिला हुआ था। अब्दुल इंडिया के अंदर टॉप 5 ISIS हैंडलर में से एक था। अब्दुल और सोनिया प्यार में पड़ जाते हैं और अब्दुल ने सोनिया के सामने ये डिमांड रखी कि शादी अगर उसको करनी है तो वो कन्वर्जन करना होगा, उसके बाद ही वो शादी कर सकता है। सोनिया शुरू में तो मना करती है और बाद में वो कन्वर्ट हो जाती है और अब्दुल से शादी कर लेती है और सोनिया का नाम आयशा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट था, अब्दुल पहले से ही शादीशुदा था यास्मिन नाम की लड़की से। आगे चल के सोनिया को जब ये बात पता चलती है तो शुरू में तो उसको दिक्कत होती है, लेकिन आगे चल के उसको कोई दिक्कत नहीं थी कि अब्दुल की 2 वाइफ थी। अब्दुल और अब्दुल की पहले वाली वाइफ दोनों मिलकर 2015 से एक सीक्रेट क्लास चलाते थे जहां पे हिजरा के बारे में समझाया जाता था। इंडिया से जाके आईसिस जो है उसको जो ज्वाइन करना होता है उसको हिजरा बोलते हैं। अब्दुल जब दूसरी शादी करता है सोनिया से तो सोनिया को भी आईसिस के काम में इन्वॉल्व कर लेता है। मेनली अब्दुल्ला और उसके PFI के मेंबर सोनिया के ICC अकाउंट में पैसे डलवाते थे बाहर से। इस पैसे से जो लोग इंडिया से बाहर इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में जाते थे उनके फ्लाइट के टिकट, पासपोर्ट वगैरह सब अरेंज करवाए जाते थे। 2016 से 2018 तक ये जो 60 लोगों को अफगानिस्तान जाना था इसमें सोनिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और इसी चीज की वजह से इंटरपोल का रेड नोटिस जारी हुआ था सोनिया के ऊपर। पहली बार NIA को इनके बारे में तब पता चलता है जब ये लोग इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से और ये जो दूसरी ईमेल आईडी है इससे दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो NIA इस कॉन्वर्सेशन को पकड़ लेता है। तो अब देखिए इधर अब्दुल, सोनिया और यास्मिन रेडी हो रहे थे अफगानिस्तान जाने के लिए और उधर और लोगों को रेडी किया जा रहा था और यही वो पर्टिकुलर टाइम था जब ये लोग निमिशा संपत को भी अपने टच में ले आते हैं। जो केरला स्टोरी में लीड एक्ट्रेस ने रोल प्ले किया है उसकी स्टोरी में इसी निमिशा की लाइफ की इंसिडेंट ऐड किए गए। निमिशा कासरगढ़ में रहती थी, वहां के सेंचुरी कॉलेज से डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर रही थी। निमिशा की फ्रेंड थी मेरिन जेकब। इन दोनों फ्रेंड को 2 लड़के मिलते हैं, बेक्सिन और विंसेंट। ये दोनों क्रिश्चियन हुआ करते थे लेकिन राशिद का ग्रुप इन दोनों को पहले ही कन्वर्ट करा चुका था। तो कन्वर्ट कराने के बाद बेक्सिन का जो नाम था वो ईसा रख दिया गया था और दूसरा भाई जो था वो विंसेंट था, उसका जो नाम था वो याहिया रख दिया गया था। ये दोनों मिलकर निमिशा और मेरिन से रिलेशन में आते हैं और कन्वर्जन करा के शादी कर लेते हैं। तो अब निमिशा जो थी उसका नाम फातिमा ईसा हो जाता है और जो मेरिन थी उसका नाम मरियम हो जाता है। तो ये जो 4 लड़कियां थी जिनकी मैंने बात करी थी शुरू में, एक सोनिया, दूसरी निमिशा, तीसरी मेरिन और चौथी थी रफेला, ये चारों लड़कियां कन्वर्ट होकर अफगानिस्तान में जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। लेकिन अब्दुल राशिद को इन लोगों के साथ साथ और लोगों को भी अफगानिस्तान ले जाना था। तो जैसे जैसे ये लोग ऐड होते जा रहे थे, ये लोग ग्रुप बनता जा रहा था इनका और ये लोग एक्सपोनेंशियली और लोगों को ऐड करने का ट्राई करते थे। 2016 में ये जो 60 लोगों का ग्रुप गया था, इनको जो मास्टरमाइंड थे वो 5 लोग थे इंडिया के अंदर। अब्दुल राशिद, सिहाज कलुकेटिया, मौलाना हनीफा, रिजवान खान, अर्शी कुरैशी। इसमें से आगे चल के अब्दुल और सिहाज की तो जान चली जाती है अफगानिस्तान के एक अटैक में, लेकिन बाकी के जो 3 हैं वो अभी भी इंडिया की जेल में सजा काट रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन और आ रहा होगा आपके दिमाग में कि ये लोग इंडिया में बैठ के आईसिस के लोगों से कोऑर्डिनेट कैसे करते थे, NIA इनको पकड़ क्यों नहीं पाता था। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, जिनका नाम था G कृष्ण रेड्डी, इन्होंने इस चीज के बारे में एक बार बताया था कि ये लोग डार्क वेब और एनक्रिप्शन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके सारा कम्युनिकेशन करते थे इंडिया से अफगानिस्तान में। ये लोग मिलकर व्हाट्सएप ग्रुप चलाते थे। उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था इस्लाम Q&A। उस ग्रुप से कुछ लोगों को ये लोग सेलेक्ट करते थे और फिर ये उन लोगों को शिफ्ट कर देते थे टेलीग्राम चैनल के लिए, जो कि दुबई के नंबर से चलता था। और ये इतनी ईमेल एड्रेस थी और इन ईमेल एड्रेस के थ्रू ये लोग कम्युनिकेट करते थे अलग अलग लोगों से। ये लोग डेली बेसिस पे यही ट्राई करते थे कि कैसे लोगों को आईसिस के लिए रेडी किया जाए। एक दाविक नाम की मैगजीन भी बना रखी थी इन्होंने, जिसमें पूरा ऑनलाइन मटेरियल था रिक्रूटमेंट का। ये वो उन लोगों से शेयर करते थे जिनको लगता था कि ये इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। अबू खालिद अल हिंदी नाम से एक ट्विटर अकाउंट भी था जो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता था ट्विटर के ऊपर कि वो आईसिस को ज्वाइन करें। और ऐसा नहीं कि खाली इंडिया में ही, इंडिया में रह के ये लोग सेम मेथड से UAE, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया इन नंबर पे कंटिन्यूअसली टच में रहते थे आईसिस के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। ये सारी चीजें तो चल रही थी और जैसे जैसे लोग रेडी हो रहे थे, ये 5 जो मेन हैंडलर थे ये लोगों को श्रीलंका भेज रहे थे। श्रीलंका की कुछ अथॉरिटी को इनके बारे में पता चलता है तो इन लोगों को भाग के वापस इंडिया में आना पड़ता है। वहां से आने के बाद ये लोग अपना प्लान बनाते हैं अफगानिस्तान जाने का। ये 60 लोग इंडिया से अफगानिस्तान जाते हैं, जिसमें से 26 मेल थे, 13 फीमेल थी और 21 बच्चे थे। इनको 2 पार्ट में भेजा जाता है। पहला ग्रुप 2016 में पहुंचता है और दूसरा ग्रुप 2018 में पहुंचता है। पहले ग्रुप को इन्होंने दुबई के रास्ते से वहां की फ्लाइट दिलवाई और अफगानिस्तान के खुरासान में पहुंचाया। दूसरा जो ग्रुप था उसको इन्होंने
ओमान के रास्ते से पहुंचा है अफगानिस्तान। ये लोग टोटल 7 अलग अलग फ्लाइट पकड़ते हैं। ये इन फ्लाइट के नंबर्स हैं और ये सारे इन्होंने पासपोर्ट यूज किए जिसमें एग्जैक्ट डेट और एयरपोर्ट भी मेंशन है। जैसे ये लोग पहुंचते हैं, इधर सोनिया, निमिषा, मेरीन, इनके पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं कि हमारे बच्चे 1 महीने से गायब हैं। लेकिन पुलिस जब चेक करती है तो एक पैटर्न देखती है कि सेम एरिया से इसी पर्टिकुलर टाइम पे काफी लोग गायब हुए हैं। इसके बाद अलग से एक इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई जाती है और जब ये लोग ट्रेसिंग करते हैं तो यास्मीन के बारे में इनको पता चलता है, जो दिल्ली के जामिया नगर में रहती थी। एजेंसी को सारे लिंक यहीं से मिलते हैं और 30 जुलाई 2016 को ये लोग यास्मीन को दिल्ली एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से पकड़ लेते हैं। तो यास्मीन अफगानिस्तान नहीं पहुंच पाती है। अफगानिस्तान में सिर्फ राशिद और सोनिया ही पहुंच पाते हैं। अब होता क्या है कि 2017 के स्टार्टिंग में यूएस अपने सबसे पावरफुल नॉन न्यूक्लियर वेपन का यूज करता है अफगानिस्तान के केव कॉम्प्लेक्स में, और इसमें अफगान फोर्सेस भी यूएस का साथ देती हैं। और भी कई जगह पे अटैक किया जाता है। ये जो 60 लोग थे ये आईसिस के कैंपस में रह रहे थे और पूरे टाइम ये लोग अफगानिस्तान में भागे भागे फिर रहे थे। तो इस हमले में निमिषा, सोनिया, इन सब के हस्बैंड मारे जाते हैं। टोटल 60 लोग गए थे, उसमें से 24 लोग मारे गए, 5 लोग मिसिंग हैं और 10 औरतें और 21 बच्चे ये अफगान फोर्सेस के सामने सरेंडर कर देते हैं। और इसी 10 औरतों में से ये 4 औरतें थी जो पकड़ी जाती हैं। इन चारों को जेल में डाल दिया जाता है। इधर दिल्ली में जो यास्मीन पकड़ी गई थी उससे काफी डिटेल मिली और इससे एनआईए को पता चलता है कि अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट भी इंडियन एम्बेसी को इन्फॉर्म करती है। तो जब ये सारी चीजें पता चलती हैं तो इंटेलिजेंस एजेंसी के जो ऑफिसर्स थे वो अफगानिस्तान में पहुंचते हैं और इन लड़कियों से बात करते हैं। इसका ओरिजिनल इंटरव्यू स्टार न्यूज ग्लोबल एक चैनल है उस पर पड़ा हुआ है, खुरासान फाइल के नाम से। आप देखिएगा जरूर। आप देखोगे उस वीडियो में जब इनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो ये सारी एक जैसे ही बयान दे रही है कि जैसा हमने सोचा था वैसा यहाँ नहीं मिला, हम वापस इंडिया आना चाहते हैं। उसमें ऑफिसर इनसे कहते भी हैं कि जब आपको पता चल गया जैसा आपने सोचा था वैसा यहाँ नहीं है तो आप इंडिया में वापस जाके अपने माँ बाप के साथ रहेंगी। तो इनमें से एक ने यानी कि सोनिया ने कहा कि राशिद अब्दुल्ला तो मर गया है लेकिन मैं उसके मॉम एंड डैड के साथ जाके रहना चाहूंगी इंडिया में। ऑफिसर्स बात करने के बाद कन्विंस नहीं हुए और इंडिया ने ये डिसाइड किया कि इनको वापस नहीं लेंगे। इनके जो माँ बाप है उनकी लाइफ काफी टफ हो गई है, वो अभी भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि इनके बच्चे वापस आ जाए। बाकी देखिए और भी बहुत सारी रिपोर्ट है। ऑब्जर्वर रिसर्चर फाउंडेशन की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि 180 से 200 केसेस हैं जिसमें लोग इंडिया से आईसिस जाके ज्वाइन किया उन्होंने। यूएस ने भी डेटा शेयर किया कि उसने जब अटैक किया था 2020 में तो 2020 का डेटा शेयर किया था कि जिसमें 66 इंडियंस थे जिन्होंने जाके आईसिस ज्वाइन किया था। वो आईसिस के कैंप में थे वहां पे अफगानिस्तान में। और सिर्फ इतनी रिपोर्ट नहीं है, और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं तो इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। एक बार आप लोग खुद से भी रिसर्च करके देखिएगा। लास्ट में फिर से एक बार आपको बता दूं, कुकू एफएम पे अवेलेबल 46 इंडियन रेस्क्यू ऑपरेशन अगेंस्ट आईसिस ऑडियो बुक को आप जरूर सुनना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।